हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट रिवीजन फिफ्थ, जो पहला मॉड्यूल है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। उसके बारे में हम आज आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट पेपर को पढ़ना चाहते हैं या जो ट्रिपल सी कर रहे हैं, या उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो कंप्यूटर फंडामेंटल विद लिब्रे ऑफिस लर्न करना चाहते हैं। तो ये आज फर्स्ट क्लास है जिसके अंतर्गत हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो हम कंटेंट्स कवरअप करने वाले हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जिससे मिलकर कंप्यूटर हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के तरीके से काम करता है, फिर हम कंप्यूटर को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर फाइनली हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन का मुख्य एजेंडा यही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग आज के डेट में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर की एक टेक्निकल डेफिनेशन की, एक उसकी टेक्निकल परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, आफ्टर दैट डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर वर्ड है बेसिकली एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो जनरली हम कह सकते हैं कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेट। सो नॉर्मली computer is considered as a calculating device which is capable to perform general purpose calculation as well as complex calculation। यानी एक कैलकुलेटिंग मशीन है, डिवाइस है जो साधारण कैलकुलेशन को भी कर सकती है और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करने में कैपेबल मशीन है। तो जनरली हम यही जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डेटा को एज ए इनपुट लेती है, प्रोसेस करता है और फाइनली एक डिजायर्ड रिजल्ट को, आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके मुख्य पॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा हम जानते हैं। वैसे कंप्यूटर की शुरुआत 17th सेंचुरी में ही हो चुकी थी, लेकिन एक मॉडर्न कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो एनालिटिकल इंजन को हम फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जिसको चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया था 1837 में, और इसीलिए चार्ल्स बैबेज को हम मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो उसमें चार्ल्स बैबेज का नाम है, तो चार्ल्स बैबेज ही होंगे और इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था और उसी समय से हम एक कह सकते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत मानते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि कंप्यूटर जो सिस्टम हमारा है उसमें बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जिनको मिलाकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और जब यूजर कोई भी कंप्यूटर को इनपुट देता है तो उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। तो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो बेसिक पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेसर एक वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। एज नेम सजेस्ट, प्रोसेसर जो ओवरऑल जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने वाला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है प्रोसेसर। इस सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है कंप्यूटर का। मेमोरी
चूँकि कंप्यूटर की मेमोरी दो तरीके की मुख्य रूप से होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी करंट के जितने भी काम होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के लिए होता है। फिर आफ्टर दैट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्पेसिफिकली फाइनल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अगर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड क्या होता है? बेसिकली एक सर्किट बोर्ड, एक मेन बोर्ड, एक प्रिंटेड बोर्ड जिस पे कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अरेंज होते हैं, उसी बोर्ड पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड या कंप्यूटर का मेन बोर्ड, या उसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के भी नाम से जानते हैं, जिस पे जितने भी आप डिवाइसेज लगे होते हैं इंटरनली कंप्यूटर के, वो सारे उसी मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। चाहे वो आपका रैम हो या आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, ये सारे मदरबोर्ड्स पे ही उसके पोर्ट्स बने होते हैं और वहीं से सारे एक कनेक्शन दिए जाते हैं। तो एक मेन बोर्ड होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अरेंज होते हैं कंप्यूटर के, वो मेन बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड है, इसी तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो माउस है, जॉयस्टिक है। ये सारे इनपुट डिवाइस है जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो इंस्ट्रक्शंस एज ए रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है और फाइनली आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से ये बेसिक सारे कंपोनेंट्स हैं। प्रोसेसर हो गया, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब वो डिवाइस जिसके द्वारा आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अब मॉनिटर है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, हार्ड कॉपी में अगर ऑब्टेन करनी हो तो आपको प्रिंटर यूज करते हो। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं जिनकी सहायता से हम इनपुट और आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक मुख्य रूप से जब एक कंप्यूटर काम करेगा, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जब हम बात करते हैं तो उसमें एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता है, बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं जिसकी सहायता से हम एक कंप्लीट एज ए सिस्टम की तरीके से काम करा पाते हैं, इंक्लूडिंग प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन कई तरीके से की गई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देयर स्पीड की अगर बात करें तो कंप्यूटर को 5 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। वैसे 4 तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्क स्टेशंस को भी ऐड कर रखा है, तो आप कह सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज स्पीड कंप्यूटर हैज कैटेगराइज आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नंबर फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, नंबर सेकेंड मिनी कंप्यूटर, नंबर थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर फोर्थ सुपर कंप्यूटर एंड नंबर फिफ्थ वर्क स्टेशंस। ये 5 टाइप्स हैं कंप्यूटर की साइज, उसकी स्पीड के बेसिस पे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, साइज जो होगी वो बड़ी होती जाएगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी और परफॉर्मेंसेज भी क्या होती है इसकी, इंक्रीज होगी। तो बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? एज नेम सजेस्ट, जो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और सिंगल यूजर के लिए बनाया गया होता है, वो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है, यानी हम कहते हैं कि हम सीपीयू को यूज कर रहे हैं, तो इट यूजेज माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो बना था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का था। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में हम बोलते हैं कि 64 बिट कंप्यूटर, 32 बिट्स कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 8 बिट कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर होते थे। 8 बिट का मतलब होता है कि एक बार में 8 बिट लॉन्ग डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर कोई 16 बिट है तो 16 बिट्स लॉन्ग डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। 32 बिट है तो 32 बिट्स लॉन्ग डेटा को एक बार में वो प्रोसेस कर सकता है। एंड अगर 64 बिट का अगर कोई सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि वो 64 बिट लॉन्ग डेटा को एक बार में कंप्लीट प्रोसेस कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा बिट बढ़ती जाएगी,
कंप्यूटर की कैपेसिटी जो होगी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर 64 बिट्स का कोई कंप्यूटर है, इसका मतलब यह है कि 32 बिट्स से उसकी पावर ज़्यादा है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, तो लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सारे आपके क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं, जो सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया होता है, जिसकी स्पीड कम होती है और साइज भी छोटी होती है एज कंपेयर टू एनी अदर कंप्यूटर। तो इस तरीके के कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड मिनी कंप्यूटर की, तो ये माइक्रो कंप्यूटर से इसकी पावर ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर जो है बेसिकली मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिकली मल्टी यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जहाँ पर हमें थोड़े लार्ज डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वहाँ पर यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर को। जैसे अब नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जैसे नेटवर्क सर्वर अगर हमें बनाना है, तो वहाँ पर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। या जहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में वर्क होना है, डेटा लार्ज है, तो वहाँ पे आप मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में जैसे देखिए, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे डेटा ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उस तरीके के वर्क को हैंडलिंग करने के लिए मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का मेन कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पे मल्टीपल यूज़र एनवायरनमेंट में वर्क को प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे हम लोग मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर की जो ताकत होती है, कैपेसिटी होती है, वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। एंड बाकी इसके जो अपर कंप्यूटर हैं, अभी आगे जो मेन फ्रेम है, सुपर है, उससे कम होगी। तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें किस तरीके की कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, या ये डिपेंड भी करता है कि हमें किस तरीके के वर्क करने हैं, उसके हिसाब से हम लोग कंप्यूटर का सिलेक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूज़र कंप्यूटर है और जहाँ पे ह्यूज डेटा का प्रोसेसिंग करना है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि बैंकिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में जो आपके बहुत सारे लैब बनाए गए होते हैं, उनकी कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग के लिए सर्वर बनाए जाते हैं, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी जो एक तरीके से डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो रेलवे रिजर्वेशन होता है, वहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बहुत हाईली पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसका जनरल पर्पज यूज नहीं किया जाता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कीमत होती है वो कम से कम 50 लाख रुपए तक होती है, उससे ऊपर के ही आते हैं। तो इसलिए पर्सनल कंप्यूटर अगर हमें यूज करना है तो एज ए माइक्रो कंप्यूटर यूज करेंगे। उससे अगर कोई लार्ज फर्म है, उसके लिए अगर हमें यूज करना है तो हम मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर ह्यूज डेटाज हों, लार्ज इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होनी हो, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन हो, या इंश्योरेंस कंपनीज हो, इस तरीके के जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग होनी है, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी कीमत भी ज़्यादा है, कॉस्टली है, मल्टी यूज़र है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नाम ही है सुपर कंप्यूटर। बहुत हाईली कैपेबल कंप्यूटर होता है और जनरल पर्पज में इसका भी यूज नहीं किया जाता है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसका यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का। आपको ये भी मालूम है कि जैसे नासा है, USA का जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है, वो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग सैटेलाइट हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग के लिए करती थी। हमारे यहाँ भी होता है, जो हमारा इसरो है वो भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करता है। बहुत सारी कंट्रीज अपने यहाँ सैटेलाइट की
कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करती हैं। जो वेदर फॉरकास्टिंग है, जिसकी समय की भविष्यवाणी की जाती है, वो सारे सुपर कंप्यूटर की सहायता से की जाती है। सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत होगी, बहुत हाईली स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, और इस तरीके से सुपर कंप्यूटर हम लोग जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो मेजर की जाती है वो मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स में की जाती है। तो बहुत हाईली कैपेबल कंप्यूटर है जो जनरल पर्पज यूज के लिए नहीं है। ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से अब लास्ट जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड एंड कैपेसिटी, वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन बेसिकली एक जो माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर के बीच का जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए वर्क स्टेशंस का यूज किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर है जिसको थोड़ा हमने कैपेबल बना दिया, जैसे हमें डीटीपी का टास्क करना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है, या कोई इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का काम करना है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है उसी की कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज अगर कर दी जाए, उसके हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, तो इस तरीके से बीच का जो ये कंप्यूटर मिनी एंड माइक्रो के बीच के जो कंप्यूटर जो बनेगा वो आपका होता है वर्क स्टेशन। तो इसीलिए जनरली ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देयर स्पीड्स जो कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन है वो 4 ही तरीके की है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। और ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क स्टेशंस का, बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बीच में अगर कोई एक कंप्यूटर आप इस तरीके से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हो जो स्पेसिफिक काम कर रहा है, जैसे हमने आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग काम की बात की, या डिजाइनिंग की, जैसे इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, जैसे ऑटोडेस्क वगैरह का जो कैड वगैरह का जो प्रोग्राम है उसके लिए अगर आपने स्पेसिफिक कोई सिस्टम बना रखा है तो बेसिकली वो वर्क स्टेशंस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा था तब और आज के डेट में कितना का डिफरेंस है। आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा बिल गेट्स का, जिन्होंने कहा था कि अगर आप 2 ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिए और एक को आप फुली कंप्यूटराइज कर दीजिए और एक को आप मैनुअल ऑपरेट करिए, दोनों का ग्रोथ अगर आप 1 साल बाद देखेंगे तो 10 गुना का डिफरेंस आपको मालूम चलेगा। तो इससे हमें बात समझ में आती है कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस कितनी है। और आज के डेट में आप देख भी रहे हैं कि ईच एंड एवरी वेयर कंप्यूटर जो है एज ए यूज किया जा रहा है। विदाउट कंप्यूटर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम किसी तरीके के वर्क को आज के डेट में हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स, इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझें। जैसे अगर आपको एक छोटी सी नॉलेज है MS वर्ड के बारे में, तो आप आसानी से कोई लेटर उस पर क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा? इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ग्लोबली अगर किसी चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं वो माध्यम इंटरनेट ही है, और इंटरनेट की कल्पना तभी हम कर सकते हैं जब कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर ग्लोबली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। स्टोरेज, अगर आपको बहुत लार्ज डेटा को स्टोरिंग करनी है तो आपको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इम्प्रूव्स योर एबिलिटीज़, अपने टाइम टू टाइम हम अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को। तो ये सारे हमारे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को, हमारी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और यही तो बेनिफिट्स और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आज के डेट में कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक कंप्यूटर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस इम्प्रूवमेंट को एक तरीके से एनालाइज करना ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो स्पेसिफिक जब कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, जिस समय गियर्स
और मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता था। नाउ अ डेज आज कंप्यूटर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था एंड नाउ, दोनों में कितना चेंजेस हुआ, क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर की साइज कैसे छोटी होती गई, पावर कैसे उसका इंक्रीज होता गया, उन सबको एक तरीके से डिस्क्राइब करना ही जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर्स को हम 5th जनरेशन तक डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला जनरेशन है उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन बेसिकली जब इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज आया, जिसको हम लोग सर्किट्स बोलते हैं, जिसने गेयर्स और मैकेनिकल जो टर्म्स थे, पार्ट्स थे, उसको रिप्लेस कर दिया, उसी समय से हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत मानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर्स में चेंजेज आए और उसको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई वो 1946 से लेकर 1959 के बीच का जो एरा था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्लो, बड़ा और एक्सपेंसिव था। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, मेन चीज़ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई थी, यानी सबसे पहला जो जनरेशन था उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। यानी बहुत सारे बल्ब्स की सीरीज होती थी जिसके हेल्प से एनर्जी जनरेट कराई जाती थी उसके अंतर्गत। तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था एज ए टेक्नोलॉजी के रूप में। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोलिंग एंड मॉनिटर करता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अभी हम लोग आगे के जो चैप्टर होंगे उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बस इसको हमें इतना ही समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिक्वायर्ड प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप का कंप्यूटर बूट भी नहीं कर सकता है, आप आगे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके काम नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली उस समय जो टेक्नोलॉजी यूज हुई फर्स्ट जनरेशन, सबसे पॉइंट फर्स्ट है कि जो एरा था उसका टाइमिंग क्या थी, 1946 से 1959 के बीच के जो कंप्यूटर्स जितने उस समय बने वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप का यूज किया गया था आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस के लिए। तो ये टर्म्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। जो लैंग्वेज यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत, जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज किया था वो मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था। मशीन लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती थी। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया था। कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये SSC के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं एंड ओ लेवल का जो नाइलेट एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें भी कई बार ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए। जैसे ENIAC दिया गया है, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDVAC है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बेसिकली ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड जनरेशन। अब देखिए सेकेंड जनरेशन का जो एरा स्टार्ट हुआ था वो 1959 से 1965 के बीच का था, पॉइंट फर्स्ट। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेजेज, तो इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी, जब ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ तो कंप्यूटर की साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन उसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, उसकी ताकत, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। मैग्नेटिक कोर वर यूज द प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर का हम लोग एज ए प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किए थे। तो इस तरीके से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरेटिवली साइज छोटी, स्पीड उसकी ज़्यादा हुई, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो गई ड्यू टू जो टेक्नोलॉजी थी क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर यूज हुआ। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एक कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, जो कि मैंने यहाँ पे IBM 1620 है, IBM 7094 है, CDC 6004 है। तो बेसिकली ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो उस समय के कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के।
अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या चेंजेज हुआ? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, अब थर्ड जनरेशन में क्या यूज हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं। इससे कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई और इसकी कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसके अलावा ये रिलायबल है, एफिशिएंट था, इसकी साइज स्मॉलर हो गई। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसके अंतर्गत होने लगा थर्ड जनरेशन में। तो आप देख सकते हो कि मैंने बोला ना कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई उसमें तब क्या यूज हुआ और आज के डेट में जो यूज हो रहा है उसमें क्या क्या उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लैंग्वेजेस क्या क्या सपोर्ट होने लगे। ये सारी कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो टर्म्स है वो उसके माध्यम से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का प्रयोग सी है, फोर्ट्रान, सेकेंड है, ये सारे आपके कोबोल, पास्कल, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेज का प्रयोग होने लगा। तो कुल मिलाकर अगर अभी तक हम लोग देखें तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम ट्यूब है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी एज ए ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, जिससे साइज काफ़ी छोटी हो गई। लैंग्वेज की बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के साथ हम लोग क्या यूज करने लगे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करने लगे, आईसी को यूज करने लगे इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज होने लगा? आईसी यूज होने लगा। और आईसी यूज करने से कंप्यूटर की साइज काफ़ी छोटी हो गई, स्पीड काफ़ी उसकी बढ़ गई, काफ़ी कैपेबल हो गया, रिलायबल हो गया। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज एज ए हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज करने लगे। इसके बाद से अगर हम लोग देखें कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो उस समय के थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे उसका एक एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन का जो एरा था वो 1971 से लेकर 1980 का बीच का एरा जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो बेसिकली VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कह सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था VLSI का। ये याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसकी साइज काफ़ी छोटी हो गई, काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर बन गया ये। और अगर हम बात करेंगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इसमें यूज होने लगा, जिसमें C++, हालांकि सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ये थर्ड जनरेशन में ही यूज हो गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ यहाँ पर। और इस तरीके से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर रहा, जिसके कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है। इवन की सुपर कंप्यूटर की भी जो शुरुआत हुई वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत ही है। और फिर फाइनली अगर हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो इसकी एरा 1980 से लेकर आज टिल डेट तक जो कंप्यूटर्स यूज आपके हो रहे हैं बेसिकली वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। VLSI टेक्नोलॉजी के जगह पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टर्म्स का यूज किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आज के डेट में। जितने आज के डेट में आप देख रहे हो पैरेलल प्रोसेसिंग बेस्ड जो कंप्यूटर हमारे हैं, AI बेस्ड जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे बेस्ड जो हमारे आज के डेट में रोबोटिक सिस्टम है, ये सारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और 1946 से लेकर टिल नाउ आज की डेट में आप इतने सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिससे हमारे कंप्यूटर हाईली कैपेबल हो गया। और आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात कर रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये सारे कंप्यूटर्स के जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, ये सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको बताया और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का जो ये सेशन है वो हमने कवरअप कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कराइए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। फिर आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।